अस्सलाम वालेकुम। आज 7 बजे मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, कौम को एक और कर्ज मुबारक, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर्स के एक और कर्ज की मंजूरी दे दी है। और इस कर्ज की जो पहली किस्त है 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स बनती है, वो 30 सितंबर तक पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी, जबकि 5.2 अरब डॉलर्स का कर्जा आइंदा 3 साल के दौरान मुख्तलिफ अकसात में पाकिस्तान को दिया जाएगा। नाज़रीन, ये कर्ज जहाँ माशी तज्जियाकारों के लिए हैरान कुन है, वहीं आवाम के लिए शदीद परेशान कुन है, क्योंकि IMF प्रोग्राम की मंजूरी से पहले आवाम को जिन कड़ी शराइत से गुजरना पड़ा, उसने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। बिजली, गैस, टैक्सेस और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पर आयद टैक्सेस ने आवाम को इस कर्ज पर तौबा तौबा करने पर मजबूर कर दिया था कि अब एक और कर्ज का बोझ उठाना पड़ रहा है। ताहम इस सब को बलाए ताक रखते हुए बेशतर तज्जियाकार इस कर्ज प्रोग्राम को पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतर करार दे रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने 1958 में IMF से पहली मरतबा कर्जा तकरीबन 2.5 करोड़ डॉलर्स लिया था। उस वक्त से लेकर अब तक कमोबेश 20 से ज़ायद मरतबा पाकिस्तान IMF से कर्ज ले चुका है और कर्ज हासिल करने वाले ममालिक में पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। इस सारी सूरत हाल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि IMF के एलामिये में जो कहा गया है वो ये है कि IMF का मौक़िफ़ जो रहा है इस एलामिये के अंदर कि महंगाई में कमी के बावजूद पाकिस्तान को कमज़ोर हुक्मरानी समेत बड़े चैलेंजेस का सामना है। IMF की जानिब से ये इशारा क्यों और किस के लिए किया गया? अगर ये इशारा मौजूदा हुकूमत के लिए किया गया है तो मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है कि वो हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ बहुत सारे सवालात और भी पैदा होते हैं। सवाल ये है कि क्या इस कर्ज पर हम जो कौम है हमारी उसको मुबारकबाद दें, या फिर हम सब बसीयत अवाम मज़ीद कड़े इम्तिहान के लिए तैयार रहें? क्या ये IMF का पाकिस्तान के लिए आखिरी प्रोग्राम होगा? IMF ने इस प्रोग्राम के लिए ऐसी कौन सी कड़ी शराइत रखी हैं जिनका वज़ीर आज़म ने जिक्र किया? इस कर्ज के बाद क्या वाकई ही पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा? क्या कौम को एक और कर्ज की मुबारकबाद दी जानी चाहिए या फिर मुतनब्बे किया जाना चाहिए? यही हमारा आज का टॉपिक है, इसी पे हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ रफ़ीक साहब, शराज हसनात साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, तीनों साहिबान सीनियर तज्जियाकार हैं। साथ ही साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद अनवर फारूकी साहब, सीनियर तज्जियाकार। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सवाल शराज हसनात साहब, आज भी हमारा तकरीबन वही है जो जब भी IMF की बात होती है तो उसके लिए किया जाता है कि ये जो कर्ज हमें अब मिल चुका है इस पर हमें कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए है, या आपको लगता है कि नहीं कि कौम के लिए, खासतौर पर हमारे अवाम जो है उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है? ये IMF के हवाले से जो मेजर चीजें हैं वो ये हैं कि IMF बड़ा क्लियरली पहले भी ये इंटीमेट कर चुका है और उसको हर रिलीफ देने पे एतराज है। वो ये कहता है कि आप अपने अखराजात कम करें और उसको बराबर करें। आप अपने अखराजात कम नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपना बजट देखें तो उसमें दोबारा से प्रेसिडेंसी, PM हाउस, CM हाउसेज सबके अखराजात बढ़े हुए हैं। IMF ये कहता है कि ये सारी सब्सिडीज खत्म करें और उसके बाद हम रिलीफ देंगे। अभी भी जो IMF ने ये लोन रिलीज किया है इसकी इसकी मेजर कंडीशंस भी यही हैं कि आप आगे किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देंगे। तो जब किसी किस्म का कोई रिलीफ कोई भी गवर्नमेंट अवाम को दे नहीं सकेगी तो इसका मतलब ये है कि एक और बोझ मेरे पे, आप पे और हम सारे लोगों पे पड़ने लगा है और हम दोबारा से मजीद मकरूज होते जा रहे हैं। ये रिलीफ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होगा जो गवर्नमेंट ने अपने कर्जे पे बैक करने हैं, जो अपने रिजर्वायर्स बढ़ाने हैं डॉलर्स के, जो स्केड्यूल पेमेंट्स उनकी हैं, उस हवाले से ये कर्जा काम आएगा। मगर कहीं पे भी ना ही IMF की शराइत में ये दर्ज है और ना ही गवर्नमेंट इन पैसों में से अवाम को किसी किस्म का एक पाई का भी रिलीफ दे सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी खबर है जिससे अवाम को या हुकूमत को खुश होना चाहिए। बहरहाल बदकिस्मती है हमारी कि हम बदस्तूर ना चाहते हुए भी IMF के जो कर्जों का जाल है उसमें फंसते चले जा रहे हैं। हर दफा हर बेल ऑफ पैकेज लेने के बाद हम यही डिमांड करते हैं कि बस दुआ है कि ये आखिरी हो। इवन जो ये कह रहे होते हैं वो भी श्योर नहीं होते, वो भी अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं। और हमारी भी दुआ है कि काश ये IMF और बाकी जो मॉनेटरी बैंक्स हैं उनके ये रिलीफ, ये पैकेजेस खत्म हो ताकि हम कहीं अपने पांव पे खड़े हो सकें। मसला यही है कि हमें अपने आप को डिफॉल्ट से बचाना है और जब डिफॉल्ट से बचाना है और कर्जों को जो पेमेंट करना है, जो रीस्केड्यूल करना है, उसके लिए हमें ये अमाउंट चाहिए जो हमारे पास नहीं है। और जिस तरह दोस्त ममालिक ने भी हाथ खींचा हुआ है वो भी आप सब लोगों के सामने है। बहुत डिपेंडेंट थे हम, बहुत रिलायबल थे, मगर उसमें भी अनफॉर्चुनेटली वो रिलीफ नहीं मिल सके। और अब ग्राउंड रियलिटीज यही है कि जो लेकिन ये जो कर्ज मिला है शराज साहब, ये भी तो उन्हीं की गारंटी पे मिला है ना। अगर वो इतना भी फेवर नहीं देते तो ये भी ना मिलता शायद हमें। देखें, गारंटी में कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी है कि गारंटी है क्या। गारंटी ये है कि पाकिस्तान IMF की शराइत को फॉलो करेगा। गारंटी ठीक। ये नहीं है कि पाकिस्तान
उस कर्जे को कहाँ पे यूटिलाइज करेगा? गारंटी ये है कि हाँ, पाकिस्तान अपने अवाम को रिलीफ नहीं देगा इस कर्जे की अमाउंट से। और ये छोटी रकम नहीं है, बस 37 माह आपने इस रकम को 7 अरब को पे करना है। 1 अरब आपको फौरी तौर पे मिलेगा और ये याद रखा जाए कि ये कंडीशनल है। तो आईएमएफ आपकी इस सारी की सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगा, रिव्यू करेगा। जब उस रिव्यू में ये साबित होगा कि आप आईएमएफ की पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर आईएमएफ आगे उसको आपको कर्जों की किस्त 1 बिलियन डॉलर की सूरत में इशू करेगा। ये इकट्ठा 7 अरब डॉलर आपके रिजर्वायर में नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, आपने हुक्मरानों की बात की है कि देखें ये जो पाबंदियां हैं, जो शराइत कड़ी रखी गई हैं, वो सिर्फ आवाम के लिए हैं, वो हुक्मरानों के लिए नहीं हैं। शहजाद फारूकी साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। हुकूमत की बात करें तो IMF ने ये मौक़िफ़ भी अपनाया कि महंगाई में कमी के बावजूद पाकिस्तान को कमज़ोर हुक्मरानी समेत बड़े चैलेंजेस का सामना है। दीगर चैलेंजेस पर भी बात कीजिएगा, लेकिन ये जो कमज़ोर हुक्मरानी का कहा गया है, ये किसकी जानिब इशारा किया गया है? क्योंकि अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं, ये इससे पहले जितनी भी हुकूमतें IMF के पास गई हैं, कहती तो वे यही रही हैं कि वी आर द परफेक्ट, हाँ हम तो कोई कमी है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अस्मा। बुनियादी बात यह है कि बदकिस्मती है हमारी कि हम पाकिस्तान के क़याम के 76 साल बाद भी कर्ज मिलने या कर्ज मिलने की मंजूरी मिलने की खबर सुनकर भी धमाले डाल रहे होते हैं। और हमारे लिए ये तय करना मुश्किल है कि इन खबरों पे हमने अफसोस करना है या इस खबर पे हमने खुश होना है। तो बुनियादी बात यह है कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लावेगी एक दिन फाका मस्ती एक दिन। तो ये हमारी जो फाका मस्ती है ये रंग ला रही है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं हो पा रहा। ये जो बात जब की जाती है कि आपको गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो बुनियादी उसमें जो मुझे समझ आती है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या अपना जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको टाइट करने की बात होती है। हमारे यहाँ लल्ले तल्ले बहुत हैं। अभी हाल ही में अगर आप देखें तो $7,000 रोज के ऊपर न्यूयॉर्क में अगर हम कमरा लेके हमारा वक्त जो है वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में खिताब करने के लिए वहाँ पे शरीक हो रहा है और एक कमरा जो है वो तकरीबन $7,000 रोज पे पड़ रहा है। तो दुनिया भी देख रही है कि हम किस तरह से इन पैसों को यूटिलाइज करते हैं। हम अपने हुक्मरानों के खर्चे तो कम नहीं करते। अभी जैसे शिराज ने कहा तो तकरीबन 80 करोड़ रुपया जो है वो तकरीबन एक हाउस का बड़ा है ऑन एवरेज सालाना खर्चा जो है वान सदर का और प्राइम मिनिस्टर हाउस का। तो इससे आपको आपकी तरजीहात का पता चलता है कि आप पैसे खर्च कहाँ करना चाहते हैं। और ये जो गवर्नेंस का मामला है ये बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। मुआशी इस्तेहकाम जो है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। इस वक्त जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है उसने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं पाकिस्तान के बाहर भी एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रखी है पाकिस्तान के हवाले से। और खुदा न खास्ता बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर है कि क्या पाकिस्तान मुआशी तौर पर स्टेबल है भी या नहीं, ये गुजारा कर भी पाएगा या डिफॉल्ट कर जाएगा। यही सवाल काशिफ साहब के सामने रख लेते हैं। शहजाद साहब, काशिफ साहब आप फरमाइएगा, पाकिस्तान कर पाएगा जो भी चीज़ें स्टेबिलिटी है? अगर हम सियासी इस्तेहकाम की बात करें, कहा जाता है कि जी माशी इस्तेहकाम नहीं है तो इसलिए सियासी इस्तेहकाम नहीं है। कुछ लोग जैसे शहजाद साहब फरमाए थे कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो माशी इस्तेहकाम नहीं है। ये भी फरमा दीजिएगा और दूसरा ये भी कहिएगा कि क्या ये IMF का पाकिस्तान के लिए आखिरी प्रोग्राम होगा या आपको लगता है कि नहीं फिर से कभी दरवाज़ा खटखटाते हुए हम दिखाई दे रहे होंगे? देखिए असमा, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि IMF के कर्जे की तरफ हम इतनी तगोदो कर क्यों रहे थे। IMF का कर्जा इसलिए ले रहे थे कि दुनिया को हम ये चकमा दे सकें कि हमारी मईशत स्टेबल है और हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और IMF वर्ल्ड बैंक का हमारे पे एतमाद है और हमारी मईशत सही माने पे चल रही है। और जिसका इजहार खुद IMF के डायरेक्टर ने भी कहा कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में है। अब मसला ये है कि दुरुस्त सिमत में होना और बात है और जो कमज़ोर तर्ज हुक्मरानी है ये दूसरा पार्ट है। इसलिए लगा हो शायद काशिफ साहब की जो शराइत हमने रख दी हैं उसके बाद अब दुरुस्त सिमत में नहीं, शराइत तो हमने मनोअन मानी। शराइत तो हमने मनोअन मानी। हमने तो सिर्फ एक चीज मनोअन मानी कि हमने अवाम का बुरगस कैसे निकालना है। हमने बिजली के रेट, गैस के रेट, महंगाई, अशिया खुर्द-ओ-नोश के टैक्सेस हमने कैसे लगाने हैं, क्योंकि ये जो टैक्सेस है, जो महंगाई है, इससे तो अवाम विक्टिम हुई है। पार्लियामेंटेरियंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्लियामेंटेरियन तो आज भी इस बात की तगदो कर रहे हैं कि हमारी इमरात, हमारी तनख्वाहें कैसे बढ़ेंगी।
हमारे अल्ले तल्ले कैसे चलेंगे, हमारी चीज़ें कैसे ऊपर जाएंगी। अवाम बेचारी है जो चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन मजबूरी है, बिल भी भर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको किस्तें करवाने का मौका दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उन्हें थोड़ा सा माइलेज दे देंगे कि जी 15 दिन डिले पेमेंट कर दें, लेकिन आपने तमाम शराइत तस्लीम की, अवाम के ऊपर लागू की, और इसलिए आपको IMF का कर्जा मिल गया। अब सवाल ये है कि जब ये PDM की हुकूमत थी, उससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ये सारी हुकूमतें एक ही बात कहती रही, जाने वाला खजाना खाली कर गया, हमारी मजबूरी थी IMF के पास जाना। अब तो तसलसल हुक्मरानी है पाकिस्तान में, PDM से लेके आज तक शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म हैं, और उन्होंने एक लाइन ड्रा की है। अब सवाल ये है कि हमने सिर्फ एक बात का पहरा देना है कि हजूर शहबाज शरीफ साहब, आपकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम है। अब आपने अगर IMF का प्रोग्राम दोबारा लिया तो फिर इस बात का जवाब अवाम को भी देना पड़ेगा और मीडिया को भी देना पड़ेगा। और जो आपको $1 अरब मिल रहा है, इससे ये ज़रूर होगा कि हमारे ऊपर थोड़ा सा दीगर जो ममालिक हैं उनकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये कोई ये समझे कि हमारी मईशत यू के एंगल से चेंज हो जाएगी, तो ये यू के एंगल से चेंज नहीं होने वाली। यू के एंगल से चेंज ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत इस्तेहकाम क्या आता हुआ हम देखेंगे या नहीं देखेंगे? इस्तेहकाम आएगा, बिजनेस बेहतर होगा, और इसलिए कि जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आएगा। इंटरेस्ट रेट अगर 11-12% पे 13% पे आ गया तो मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट और बाकी भी बिजनेस ऊपर जाएगी। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, आप फरमाइएगा। आप देखते हैं कि इस कर्ज के बाद वाकई पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम आएगा जिस तरह से काशिफ साहब फरमा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों को मेरा सलाम। देखिए, बात यह कि मुझे इकोनॉमी इतनी ज्यादा तो नहीं आती, लेकिन लाजमी होता है हम घर का खर्चा चलाते हैं, घर का किचन चलाते हैं। इनकमिंग और आउटकमिंग जो है ना इकोनॉमिक्स में बहुत जरूरी होता है कि आपकी आमदनी कितनी है और आपका खर्चा कितना है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मामला ये है कि हमारी आमदनी को एक तनासुब से अगर देखा जाए हमसाया मुल्कों के, तो अगर बांग्लादेश ने कर्ज लिया हुआ है और उसकी आमदनी 100 रुपया है, वो तकरीबन 33 रुपए कर्ज की मद में वापस करता है। अगर आप इंडिया को देख लें तो वो अगर 100 रुपए कमाता है तो 20 रुपए वो कर्ज की मद में वापस करता है, और 80% जो कमाई है वो अपने अवाम के ऊपर लगाता है। पाकिस्तान का ये हाल है कि अगर 100 रुपए कमाई है तो 150 रुपया उसने कर्ज की मद में अदा करना होता है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमारी मईशत किधर जा रही है। और मईशत का आजकल बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि हमने अगर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है तो हमें डॉलर्स चाहिए, क्योंकि हम डॉलर्स में कर्ज लेते हैं, डॉलर्स में कर्ज वापस करते हैं। डॉलर कमाने के आपके पास 2-3 रास्ते हैं। एक, अगर आपके एक्सपोर्ट्स बेहतर हो तो आप डॉलर कमा सकते हैं। आपकी अगर जो टूरिज्म है वो बेहतर है, उसमें आपको डॉलर्स आएंगे, या रेमिटेंसेस की सूरत में आपके पास डॉलर्स आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देख लें कि रेमिटेंसेस नीचे जाती जा रही है, क्योंकि नहीं, लेकिन ये रेमिटेंसेस की जो आप बात कर रहे हैं, टूरिज्म की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें तो PTI के दौर में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा काम किया गया और इसमें दावे भी बड़े बड़े किए गए कि सिर्फ अगर हम टूरिज्म पे ध्यान दे दें तो फिर तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हुआ तब भी कुछ नहीं। नसीम साहब जी बिल्कुल आप सही कह रही है कि किसी भी हुकूमत ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया। बातें और दावे तो सब लोग बड़े बड़े करते हैं। तो अगर हम रेमिटेंसेस बढ़ाएं, अच्छा रेमिटेंसेस या टूरिज्म या एक्सपोर्ट उस सूरत में बेहतर होगा जब आप आवाम का कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएंगे। जो फारूकी साहब ने बात की थी वो 100% दुरुस्त है कि जब तक आप मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं लेके आएंगे, आपकी आवाम खुश नहीं होगी, माली मामला खुश नहीं होंगे, तब तक हालात बेहतर नहीं हो सकते। आप जो भी आजकल देखती हैं, मीडिया को आप कितना भी कंट्रोल कर लें, सोशल मीडिया पे हर चीज आ जाती है, भले वो डोनेट्स की शॉप का वाकया हो या जो भी हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं। और जो बैरून मुल्क लोग बैठे हैं, जो इन्वेस्टर्स, मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह टर्मोइल है, किस तरह आइन और कानून की वहाँ पे जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, कानून के ऊपर कोई अमल नहीं कर रहा। तो कौन वहाँ पे आके मुझे इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई देगा जब हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहिए। चलिए, अब जब नसीम साहब इतना पैसा आ रहा है मुल्क में, अक्सात में ही सही, शराज साहब वैसे भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते, शराज साहब आप ही की जानिब में आ जाती हूँ, किस्तों में सही चलें पैसे तो आ रहे हैं ना, लेकिन अब हम ये उम्मीद रखें कि ये पैसा कड़ी शराइत तो आवाम के ऊपर वो की गई ना, सारी की सारी निकाला तो आवाम में से गया, लेकिन चले अब आ रहा है तो आवाम पे कहीं ना कहीं खर्च भी हो रहा होगा, इसकी निगरानी कौन करेगा? देखें,
इसकी निगरानी आईएमएफ भी करेगा, जो आपको कर्जा दे रहा है वो सूद समेत आपसे उसकी वसूली करेगा और आपके ऊपर बैठा हुआ है। नंबर एक, जरा आईएमएफ की थोड़ी सी शराइत का जायजा ले लें, फिर मैं हाँ जी, नसीम साहब हाँ वाली जी। बात पे आता हूँ। नंबर एक, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आईएमएफ की कोई भी ऐसी शर्त नहीं है जो रियलिस्टिक नहीं है। आईएमएफ कहता है अपने अखराजात को कंट्रोल करें, हम भी यही कहते हैं, सारी दुनिया कहती है आपके अखराजात। नसीम साहब वाली बात, आप घर में कमा कम रहे हैं, खर्च ज्यादा रहे हैं, औकात से जब बाहर निकलेंगे तो फिर मोहल्लेदारों से मांगेंगे, और हम मोहल्लेदारों से भी जलील होने के बाद अब दूसरे मोहल्लों में जाके मांग रहे हैं। आईएमएफ आपको ये कहता है कि आप अगेन जो आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएंगे तो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ लिंक होगी। जाहिर अब है। मेरे पास तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का कोई हल नहीं है, जिन्होंने लाना है वो खुद बेहतर समझते हैं, वो तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की भी जिम्मेदारी खुद लेके बैठे हुए हैं। हाँ, आईएमएफ ये जरूर कहता है कि आपका जीडीपी 2.4 पे वापस आया है, मगर उसकी कंडीशंस हैं। देखें, आप इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हैं, डेफिनेटली जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो मार्केट में इकोनॉमी बेहतर होती है और बिजनेस में हलचल शुरू होती है, मगर उसके सही। लिए फिर आपको पैसा चाहिए होता है। रेमिटेंसेस, हम सबको पता है कि रेमिटेंसेस इस गवर्नमेंट में और पिछली गवर्नमेंट में कितनी रेमिटेंसेस आए हैं, और अगर हम इसको कंपेयर करें पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ, तो रेमिटेंसेस जितने उस गवर्नमेंट में आए थे शायद आज तक आए भी ना हो। तो बिल्कुल। वो भी मल्टीपल फैक्टर है कि ओवरसीज पाकिस्तानी क्या सोच रहा है, वो रेमिटेंस नहीं भेज रहा, डिस्पाइट दिस फैक्ट कि उन्हें बहुत रिलीफ दिया जा रहा है। आईएमएफ ये कहता है कि आप अपने बिजली के बिलों, अपने जो बिजली के मामला है उसको बेहतर करें। सारा पाकिस्तान यही चीख रहा है, जमात इस्लामी भी इसी पे दोबारा एहतजाज की कॉल कर रही है कि भाई अपने मामला बेहतर करें, आईपीपी के साथ मामला सेटल करें, क्यों उन्हें पे कर रहे हैं। आईएमएफ भी वही बात करता है। आईएमएफ सबसे बड़ी बात ये करता है कि आपकी गवर्नेंस कमजोर है और बेजा मदाखलत जो है वो सरमायाकारी में सबसे बड़ी रुकावट है। नसीम साहब भी ये कह रहे हैं कि बिजनेसमैन जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहता है मैं क्यों अपनी रकम डुबाऊं, ना यहाँ पे गवर्नमेंट का शोर है, ना पता है। रोज सुनते हैं जी कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट जा रही है, और गवर्नमेंट की हमने कंडीशन ये देख ली कि वो एक बिल भी असेंबली में तरमीम का पास नहीं करा सके। इसका मतलब है कि दे आर वीक और उनकी सुबकी हुई है, और सारा इन्वेस्टर इस पे नजर रख के बैठा होता है। लास्टली, आईएमएफ आपसे कहता है कि अपने टैक्सों का दायरा कर बढ़ाएं। अब टैक्सों का दायरा कर गवर्नमेंट इस पे क्या करती है कि सैलरी क्लास पे टैक्स लगा देती है। इस वक्त हालत ये है कि अगर कहीं किसी की सैलरी बढ़ रही है तो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो रोए या खुश होए, क्योंकि जितनी सैलरी बढ़ रही है उससे ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है। और शरा साहब, बिल्कुल आपका तज्जिया, आपकी बात हम तक पहुंच गई। नसीम सिद्दीकी साहब भी यही फरमा रहे थे, शहजाद फारूकी साहब का भी कहना यही है, काशिफ साहब आपने भी यही बात की कि माशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में आए। लेकिन आज आप तमाम साहिबान जानते हैं, हमारे नाज़रीन को भी मालूम है कि एक और बड़ी खबर आई है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जिससे फिर एक बार दिखाई देता है कि शायद सियासी इस्तेहकाम जो है वो पॉसिबल नहीं होगा आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि जहाँ से एक बड़ा फैसला आया, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ, फिर से उसका दरवाज़ा खटखटाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। सिचुएशन किस जानिब जा सकती है, इस पर एक ब्रेक के बाद डिटेल में बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल आखिर इलेक्शन कमीशन की आंख मचोली का सिलसिला ख़त्म हुआ। अलबत्ता किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर फिर से सुप्रीम कोर्ट ही का दरवाज़ा खटखटा लिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक नई दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अलबत्ता अगर इसे यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंकी थी वो इलेक्शन कमीशन ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट ही की तरफ फेंक दी है, और ये कहकर हाथ उठा लिए हैं कि इलेक्शन एक्ट पर अमल किया जाए या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चला जाए, ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करके दे। नाज़रीन, अब इलेक्शन कमीशन के बाद सबकी नज़रें फिर से हमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब लगी दिखाई देती हैं कि आया सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की कानून साजी को मुकद्दम रखती है या फिर अपने फैसले ही को बरकरार रखती है। सवालात यहाँ बहुत से हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के बाद फिर से नज़रें सुप्रीम कोर्ट की जानिब लग गईं, इसका नतीजा क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट की आईनी तरमीम को अहमियत देती है तो तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंट से आउट हो जाएगी, और अगर अपना फैसला बरकरार रखती है तो अदलिया पर सवाल उठेगा। नतीजा क्या होगा? क्या एक बार फिर पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने होंगे? इसी पर बात कर लेते हैं अपने पैनलिस्ट से। ये सारा कुछ जो हो रहा है डिटेल में इस पर हम बात करेंगे। काशिफ रफीक साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगी, बताइएगा क्या यही सोचा जाता रहे कि ये एक जो खेल चल रहा है इसमें जीतेगा कौन? पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, हो क्या रहा है इस वक्त? देखिए, जीत तो बहरहाल आईने पाकिस्तान की होनी चाहिए और पार्लियामेंट की होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि चूंकि हम सब ने अपने अपने इख्तियारात को इनक्रोच किया हुआ है तो कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन कोई जो मर्जी उसको कहे, एक उसका आईनी हैसियत है, अब वो पार्लियामान की कानून साजी को तस्लीम करे या सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी वजाहत को तस्लीम करे, वो भी समझ से बाला तर है। तो इलेक्शन कमीशन ने अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा जी ये आईने
पाकिस्तान में जो चीज़ें हुई, जो बिल पास हुए, जो कानून साजी हुई, ये उसका मुसवदा है? ये आप सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला है, आप बता दीजिए कि हमने करना क्या है। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट कितनी की दफा बात को बता दें मानेंगे तो काशिफ साहब, सुप्रीम कोर्ट तफसीली कैसे? फैसले में भी तो बता दिया कि भाई ये करना है आपको। देखिए वो भले जो मर्जी कहें, हाँ। सवाल ये है कि उनकी इंप्लीमेंटेशन की आगे पार्लियामान की जो कानून साजी है वो रुकावट है। आप किस तरीके से 3 दिन के अंदर एक शख्स अपना एफिलिएशन बॉन्ड दे चुका, कैसे वो आप उसको दोबारा 15 दिन दे सकते हैं, जबकि आपके इतने महीने गुजर गए, आपके इलेक्शंस हो गए, आपके पार्लियामेंट्री पीएम का इलेक्शन हो गया, सदर का हो गया। काशिफ साहब की सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पार्लियामेंट या आईने पाकिस्तान की कानून साजी से बालातर नहीं है। मैं फिर वाज़ी तौर पे कहता हूं, मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आईने पाकिस्तान से बालातर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत अगर आईने पार्लियामान के साथ आइन के साथ मुतसादिम है तो फिर पार्लियामेंट का आइन ही प्रिवेल करेगा। ये बताइए कि आर्टिकल 51 में अगर कहा गया कि 3 दिन में जो है एफिलिएशन बॉन्ड देगा, तो किसने कहा था आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एफिलिएशन बॉन्ड दे? अब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले, चले पता लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा सुप्रीम है या पार्लियामान सुप्रीम है। यहाँ पे कानून साजी हो चुकी, यहाँ पे और स्पीकर कौमी असम्बली, सिंध असम्बली के स्पीकर, पंजाब असम्बली के स्पीकर लिख चुके कि हजूर आपने इस तरीके से चीज़ों को चलाना है, ये आइन की तरामीम है, ये कानून साजी है, इस तरीके से मामला को लेकर चलना है। अब अगर फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको आप ख़त्म कर दें और जो हमारा फैसला है उसको मनोन इम्प्लीमेंट करें, तो इससे फिर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। और मेरा ये ख्याल है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को बचाने के लिए आईनी अदालत की तरफ चीजें जा रही हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आप भी ये समझते हैं क्राइसिस खड़ा होने जा रहा है, एक बार फिर से पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने? देखिए काशिफ का इस मामले में मेरे से बहुत ज्यादा तजुर्बा है, ये बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट कोर्ट्स को करते रहे, लेकिन मेरी एक अपनी तौजीह है। देखिए कोई भी किसी से सुप्रीम नहीं है, हर चीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट से ज्यादा आइन सुप्रीम है, ठीक है ना। क्योंकि पार्लियामेंट अगर ये आइन बना दे कि अब आइंदा पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे और ये असेंबली ताहयात चलेगी, बन तो जाएगा मेजोरिटी के साथ, आप तरमीम ले आए तो क्या ये आइन बन जाएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ये मफादे आमा में नहीं होगा, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वाइट कर देगी। बात आपने की इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन हमारा वो है जो कहते हैं ना कि रोटी को चोची कहता है। जब हुकूमत कोई एक आंख से इशारा भी करती है तो फौरन मनो अन उसके ऊपर अमल हो जाता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बार बार एक चीज उनको समझा रही है तो वही कर रहे कि बॉल समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, क्योंकि वो उसके ऊपर अमल नहीं करना चाहते। इस मुल्क के अंदर जो भी क्राइसिस इस वक्त मौजूद है उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान और इलेक्शन कमीशन है। अगर ये आइन और कानून के मुताबिक 90 रोज में पंजाब असम्बली के, 90 रोज में खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन करा देते, 90 रोज में वफाक के इलेक्शन करा देते, वहां तो ये आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं और वहाँ तौजीह पेश कर रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 13 में से 8 जजेस का फैसला और 11 जजेस मुत्तफिक हैं एक बात के ऊपर। अब यहाँ पे बात ले लें आपको पार्लियामेंट की, कि जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब एक रूलिंग देते हैं अदम एतमाद के ऊपर, तो वो फाइनल होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो अपना कार्रवाई होती है सेनेट की या कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की, उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। वहां पर आइन के मुताबिक 14 दिन गुजर चुके थे, 14 दिन खत्म हो गए थे, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने पीछे जाते हुए एक उनको मौका दिया कि आप दोबारा इजलास बुलाएं, और इसका मतलब उन्होंने रीराइट किया आइन को। हम ये कहेंगे नहीं, क्योंकि उस वक्त मनपसंद बात थी, उस पर अमल कराने के लिए कैदी वैन्स भी पार्लियामेंट हाउस के बाद भेज दी गई ताकि फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। अब जब एक क्लैरिटी के साथ सारी दुनिया को पता है कि आजाद उम्मीदवार जो है वो पीटीआई के थे, लोगों ने इमरान खान की वजह से उनको वोट दिया, एक फैसला जो बल्ले का निशान ले लिया गया था वो भी गलत साबित हो गया, फिर आप लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स छीन रहे थे, आप लोगों को अगवा कर रहे थे, सारी दुनिया को पता है कि वो पीटीआई के लोग हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मफादे आमा में और लोगों की पसंद पे लोगों के हक में फैसला दिया कि आपने क्योंकि पीटीआई को वोट दिया है लिहाजा पीटीआई की सीटें हैं और ये मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई को मिलनी चाहिए। आपको पता होगा कि जस्टिस आयशा ने सवाल पूछा था कि चले ठीक है पीटीआई को ये सीटें मिलती हैं नहीं मिलती हैं, देते हैं नहीं देते, ये बताएं आपको किस सूरत में दे दी गई। मतलब वो आइन से रूगर्दानी नहीं है, जहां अपना दिल
कर रहा है, जहाँ अपना मामला चल रहा है, वहाँ तो आप आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जहाँ पे आपको सेफ पैसेज चाहिए होता है वहाँ पे आप आइन और कानून की जो है वो अपना शेल्टर में आना शुरू कर देते हैं। तो बात यह कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद हो या ना हो, आपको अमल करना पड़ेगा, क्योंकि बकौल नवाज शरीफ साहब, ये ठीक कोई है। जंगल का नहीं है। जो भी आपको फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो मानना पड़ेगा। यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी वजारत आज़मा छोड़ी, इमरान खान साहब ने अदम एतमाद में, तहरीक अदम एतमाद में नाकामी के बाद हुकूमत छोड़ी सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान के। अब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले वो क्यों नहीं माने जा रहे, दुनिया देख रही है। फिर वो पिछले वाले सेगमेंट की बात आ जाती है कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है और मैं देखता हूँ कि उस मुल्क में दुनिया तो भी कानून देख रही की है और पूरा पाकिस्तान इसको नसीम सिद्दीकी साहब भुगत भी रहा है ना, जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो चुकी है। अब शहजाद साहब आपकी जानिब आऊंगी, क्या देख रहे हैं आप, कब तक ये सिचुएशन रहेगी? और अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की आईनी तरमीम को अहमियत देती है तो आपको नहीं लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट से आउट हो जाएगी, और अगर अपना फैसला बरकरार रखती है तो फिर अदलिया पर सवाल नहीं उठेगा? शहजाद साहब, ये कौन सी आईनी तरमीम की बात कर रही हैं जो अभी होनी है? नहीं, जो अभी ऑलरेडी हो चुके, जिसके बारे में स्पीकर असेंबली ने भी बात की कि देखिए वो आईनी तरमीम नहीं है, वो सादा कानून है बेसिकली। देखिए, बात ये है कि थोड़ा सा स्कीम ऑफ थिंग्स को समझने की जरूरत है कि एक मुंतखब अरकान होते हैं जो अवाम से मैंडेट लेके आते हैं आइन बनाने के लिए, उसको कहा जाता है दस्तूर साज असेंबली। और दस्तूर साज असेंबली के लोग जो हैं वो वोट इस हवाले से मांगते हैं लोगों से कि हमें पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का कोई दस्तूर या कोई इमरानी मुआहदा बनाने के लिए आप लोग मैंडेट दें, और हम जब जाएंगे तो वहां पे जाके ये करेंगे। अब दस्तूर साज असेंबली जो है वो आपको एक आइन दे देती है, उसके बाद आप एक कानून साज एक पार्लियामेंट ले आते हैं जो उसमें तरमीम तो कर सकती है, उसको थोड़ा सा वाजे कर सकती है, कवानीन को सामने ला सकती है, कवायद ज़वाबित बना सकती है। आप ये तो बुनियादी ढांचा तो नहीं आप गिरा सकते कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की बजाय आप सदारती निज़ाम लें 2/3 के जरिए। मेरे हिसाब से तो 2/3 के जरिए सदारती पार्लिमानी निज़ाम नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि आप आइन की बेसिक रूह को तब्दील करने जा रहे हैं। ये जो सादा कानून है वो ये कहता है कि जनाब ये जो मेंबरान हैं वो अगर एक दफ़ा बयान अल्फी जमा करा दें तो उसके बाद वो वापस कहीं और नहीं जा सकते, और इसका इतलाक जो है वो फरवरी 2024 से होगा। अब ये इसी तरह है कि आज जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामान ये फैसला करे कि आज के बाद जिस आदमी ने मूछें काटी उसको 4 दिन की सजा हो जाएगी, और ये मूछें काटने का जो जुर्म है ये 2021 से शुमार होगा, जिसका मतलब ये है कि 2021 से लेकर आज तक जिन लोगों ने मूछें काटी हैं उन सब लोगों को 4-4 दिन के लिए जेल जाना पड़ेगा। तो ये जो पिछली तारीखों से इसका इजरा करना है या इसको मौसर करना है, मौसर बमाजी करना है, ये बजाते खुद एक बदनीति को जाहिर करती है कि जिसमें आप बयान अल्फी के ऊपर स्टिक कर रहे हैं। लेकिन बयान अल्फी की बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी अहम चीज़ों को हम भूल जाते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं इसको 8-5 का या 8-10 का या 8-11 का फैसला नहीं मानता या 11-2 का फैसला नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फुल कोर्ट है, ठीक है, उसने एक फैसला किया है और वो अक्सरियती फैसला है, वो 8 है 10 है, वो 8 का फैसला नहीं कहलाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का फैसला सुनाएगा, समझा जाएगा। तो अब हम जब इस फुल कोर्ट के फैसले को तंजन कहते हैं कि 8 जजेस ये कर रहे हैं, 8 जजेस वो कर रहे हैं, तो बेसिकली हम तौहीन अदालत कर रहे हैं। हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस फैसले में, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट उस फैसले में खुद कहा गया है ना कि ये जो जजेस हैं, नाम लेके कहा गया है कि इन्होंने जो किया वो ठीक नहीं था। देखिए, जब खुद तनकीद हो रही है तो फिर जी सर अस्मा मेरी गुजारिश समझ लीजिए कि 3 लोगों का बेंच हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर उसमें से 2 एक तरफ होकर एक फैसला देते हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसको कहीं पे तखसीस नहीं किया जाता। ये तखसीस सिर्फ उस वक्त किया जाता है जब आपकी नीयत में फतूर होता है। आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ 8 लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का फैसला है। अब उसमें इख्तिलाफी राय है तो हर फैसले में इख्तिलाफी राय होती है। अब मैं जो आपके सामने सबमिशन रखने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है
कि अगर किसी आदमी के घर में कोई डाकू घुस आते हैं और वो चोरी चकारी करने की कोशिश करते हैं, माल लूटने की कोशिश करते हैं, और साहिब खाना जो है वो अपने दिफा में, अपने घर के दिफा में गोली चला देता है और वो डाकू मर जाता है, तो उसके बाद आप उसको फांसी दे देंगे? ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्या आपको वो हालात देखने पड़ते हैं जिसमें वो, वैसे तो कत्ले अमद की सजा सीधी सीधी 302 में ताजिरात पाकिस्तान में फांसी है, लेकिन अदालत देखती है कि इसके हालात क्या थे, क्या ये फौरी तौर पर किसी इश्तियाल का नतीजा थे या ये अपनी इज्जत या अपने घर को बचाने के लिए ये कर रहा था। तो हालातों वाकयात को कानून जो है वो परखता है, और अगर उसको लगे कि हालात ऐसे थे जिसमें इस शख्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो अदालत ने ये समझा कि इन्होंने एक कंफ्यूजन के अंदर, चूंकि वो कंफ्यूजन दानिस्ता 13 जनवरी के फैसले से लेकर ऑनवर्ड बरकरार रखा गया और जानबूझकर उसको खींचा गया, ये साबित करने की कोशिश की गई कि पीटीआई तो अब है ही नहीं। तो उस कंफ्यूजन में अगर कुछ लोगों ने कोई फैसला किया तो अदालत आपको वापस पीछे ले जाके वो बताती है कि आप टाइम को फिर वहां वापस ले जाएं और अब आप अपना अपना फैसला करें कि किस तरह से करना है, क्योंकि पीछे एक कंफ्यूजन था, आज हम ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। और इसमें एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम्स ऑफ थिंग्स में जो अल्टीमेट आर्बिट्रेटर है या जो हतमी सालिस है किसी भी तनाजे की सूरत में, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अब बदनीति जो है वो ये है कि आप इस तनाजे को हल करने के लिए आज एक नई अदालत वजूद में ला रहे हैं और उन लोगों के जरिए वजूद में ला रहे हैं जिनके वजूद के ऊपर ही तनाजा है, और वो अदालत जो है वो उस तनाजे की बात कर रहे हैं आप शहजाद अनवर फारूकी साहब, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल आ गया, वक्त हमारे पास कम है। जी आपका मौक़िफ़, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। शहजाद अनवर फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आप शो में मौजूद रहे हैं। शराज हसनात साहब की जानिब मैं जाना चाहूँगी। शहजाद हसनात साहब, आप फरमाइएगा, एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट जाना, आपको लगता है कि अब ये तनाज़े को हल कर देगा या नहीं, इसके बाद एक और तनाज़ा खड़ा हो जाएगा? ये एक और तनाज़ा खड़ा होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस खिसानी बिल्ली का किरदार अदा कर रहा है जो चाह रहा है कि पाकिस्तान के दोनों आईनी इदारे एक दूसरे में आपस में लड़ते रहें और वो दरमियान में बैठ के तमाशा देखता रहे। इलेक्शन कमीशन अगर चाहता तो इस मामले को बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट कर सकता था, इजलास पे इजलास करते हुए। कैसे कर सकता था, कैसे आसानी से शराज साहब? देखिए, इलेक्शन कमीशन को इस चीज को डिफाइन करना था कि सुप्रीम कौन है, और जिस तरह शहजाद साहब ने कहा कि अगर पार्लियामेंट कोई डिसीजन लेती है तो उसके ऊपर माजी में भी ये मिसालें देखने में आई हैं कि अदलिया ने अगर उसको नल एंड वाइट किया या उसके ऊपर पिटीशंस, लोग उस पार्लियामेंट के डिसीजन के केस में अदलिया के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो उसको डिक्लेयर करती है कि हाँ क्या सही है क्या कुछ नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन की बदनीयती का अमल सिर्फ ये देखें कि जब एक मखसूस और जमात के उम्मीदवारों के हक में फैसला आता है कि इनको मुंतखब कर लिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन रातों रात नोटिफिकेशन इशू कर देता है। किसी इवन जो जेयूआई की खातून का नोटिफिकेशन था, नामालूम खातून का मखसूस नशिस्तों पे, वो भी था। किस आइन और कानून के तहत ये नशिस्तें पार्लियामान उन जमातों को दे रही है जो उसकी हकदारी नहीं है? सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पे ये फॉल कर है। चलें, आपने पीटीआई को देनी है नहीं देनी, ये एक अलग डिबेट है। आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देनी है या नहीं देनी है, कितनी देनी है, एक अलग डिबेट है। मगर बाकी जमातें कैसे इसमें बेनिफिशियरी बन रही हैं? तो इलेक्शन कमीशन ये जो सुप्रीम कोर्ट में भी दोबारा गया है, वो इस चीज को, ये देखिए आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट को ही एक मेजर अथॉरिटी मान रहा है, इसीलिए बार बार जा रहा है। को भी खत लिख सकता था, वो पार्लियामेंट को भी खत लिखता सकता था कि स्पीकर साहब ये आपने मुझे लेटर भेजा है, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, आप मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूं। लेकिन उन्होंने मामला दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और वो चाह ये रहे हैं। काशिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शराज साहब बस एक सेकंड रुकिएगा। जी काशिफ साहब, देखिए चीज़ों को मैं समझता हूँ कि मिक्सअप हो रही हैं। एक बात तो ये तय हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में 41 अरकान को नोटिफाई कर दिया गया कि इनकी एफिलिएशन तहरीक इंसाफ से है। नंबर 2 बात कि जिन्होंने अपने इनिशियल फॉर्म में एफिलिएशन पीटीआई नहीं लिखी, सवाल उनका है, उन 41 का नहीं है। नंबर 3 बात, पार्लियामान का इस्तेहकाक है 2/3 अक्सरियत से वो जो चाहे आईनी तरमीम करे। फारूकी साहब जो कह रहे थे कि सदारती निज़ाम के हवाले से, सदारती निज़ाम भी अगर पाकिस्तान में आना है तो आइन में तरमीम करके ही आना है, जिसके लिए पिछली दो जी बिल्कुल 2/3 हो। मैं यही कह रहा हूँ 2/3। अगर 2/3 सर, अगर 2/3 नहीं होंगी तो 26वीं आईनी तरमीम नहीं होगी, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो अरकान असम्बली बैठे हैं शायद वो एलिजिबल नहीं है बैठने के। सर वो एलिजिबल है या नहीं है इसका फैसला ट्रिब्यूनल ने करना है। उनके पास अगर 2/3 अक्सरियत होगी
तो 26वीं आईनी तरमीम हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन आइन का हक है तरमीम करना। सवाल का जवाब दीजिए जी प्लीज। एक सादा सवाल का जवाब दीजिए काशिफ साहब कि अगर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद थे और पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद थे और JUI के लोग भी मौजूद थे, उनके मुकाबले में वो लोग कामयाब हुए जिनको आपने आजाद कहा, लेकिन वो PTI के मदद से वो कामयाब हुए, तो वो बेसिकली जिन लोगों ने उन लोगों को वोट डाला वो उन्होंने PTI की हमायत में वोट डाला या आजाद उम्मीदवारों के हक में वोट डाला और पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की मुखालफत में वोट डाला। अब उनके मुखालफत में जो वोट पड़ा हुआ है, मैं गुजारिश उस करूं वोट की बुनियाद पर, एक मिनट काशिफ साहब, मुझे आर्गुमेंट पूरा कर लेने दीजिए कि जो सीटें लोगों के वोटों से पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की मुखालफत में जीती गई हैं, आपका इस्तेदलाल ये है कि उसकी बुनियाद पर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI को देनी चाहिए। नहीं हुजूर, इसका कोई लॉजिक समझा? नहीं, मेरा ये इस्तदलाल नहीं है। मेरा इस्तदलाल ये है कि जो नशिस्तें मखसूस दी गई दीगर सियासी जमातों को, उसमें क्लैरिटी नहीं है, वो नहीं दी जानी चाहिए। मेरा इस्तदलाल ये नहीं है। मेरा इस्तदलाल एक है, पार्लिमान सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है। और दूसरी बात, जो बात आपने कही, सर बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल अथॉरिटी में दिया। अब अगर आप उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक समझते हैं तो फिर बाकी फैसलों को भी ठीक समझिए। इस तरह नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज भी पेंडिंग ठीक है काशिफ साहब, आपको पॉइंट आ गया। ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में हमें। काशिफ साहब बहुत माजरत, लेकिन प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है। मुल्क की हम बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है, बल्कि नाकाबिल तस्खीर है, और वो है पाकिस्तान का दिफा। दिफाही के हवाले से हमें आज आपको याद कराना है कि आज दुनिया भर में मेरी टाइम डे मनाया जा रहा है। इसी की मुनासबत से हमारा अगला सेगमेंट भी है। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन। वतन अजीज़ का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, क्योंकि इसकी सरहदों पर फाइज वो ताकत है जिसके साथ दुश्मन टकराने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। जी हाँ, पाक बहरिया, ये है वो कुव्वत जो पाकिस्तान की बहरी सरहदों पर अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में रात दिन एक किए हुए है। इसी मुनासबत से आज दुनिया भर में मेरी टाइम डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का जो मकसद है, मेरी टाइम इंडस्ट्री की अहमियत को तस्लीम करना और मेरी टाइम सेक्टर में हिफाजती इक़दाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करना है। नाज़रीन, मौजूदा दौर में बहरी नकलो हमल आलमी तिजारत में 90% तक बढ़ चुकी है। पायदार और माहौल दोस्त माशी तरक्की के लिए ख़तरे से महफूज आलमी तौर पर जहाज़रानी को लाजिम करार दिया जा चुका है। ये साल मेरी टाइम के लिए इस एतबार से भी नाज़रीन इंतहाई अहम है कि समंदर में इंसानी जानों की हिफाजत के जो सुलेस 1974 कन्वेंशन में मेरी टाइम के कवानीन के तहत सिलसिले में इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम मुआहदा है, इसके नफाज को 50 साल इस साल मुकम्मल हो रहे हैं। इससे जुड़ी है नाज़रीन ब्लू इकॉनमी। इसी टॉपिक से ब्लू इकॉनमी क्या है और ये किसी भी मुल्क की मईशत में कितना अहम किरदार अदा करती है, इस पर बात करते हैं। सवालात इससे मुतालिक भी बहुत सारे हैं कि पाकिस्तान के लिए ब्लू इकॉनमी कितनी ज़रूरी है, पाकिस्तान में ब्लू इकॉनमी की सिचुएशन है क्या, और ख़ित्ते की अगर हम बात करें तो ख़ित्ते के मुकाबले में पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी हमें कहाँ खड़ी दिखाई देती है। हमें ज्वाइन कर रही हैं दीगर पैनलिस्ट के साथ सबा ज़ीनत साहिबा, रिसर्चर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेरी टाइम अफेयर्स के लिए। उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सबा साहिबा, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, ब्लू इकॉनमी की जब हम बात करते हैं, तो ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान के लिए ब्लू इकॉनमी कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? पाकिस्तान जो है, सबसे पहले जो है मैं आज के दिन के हवाले से आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आज का दिन जो है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO जो 1958 में बनी थी, उसने अपनी 20th एनिवर्सरी पर जो है वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है सेलिब्रेट करना शुरू किया था। और उस टाइम से लेकर अब तक हर साल जो है वो वर्ल्ड मैरीटाइम डे हम सेलिब्रेट करते हैं और इस डिफरेंट थीम्स के ऊपर हम सेलिब्रेट करते हैं। और जहाँ तक आपने बात की है पाकिस्तान के लिए ब्लू इकॉनमी की क्या इम्पोर्टेंस है, तो हमारा देखिए 90% ऑफ द ट्रेड जो है वो थ्रू सी होता है। बिल्कुल। और वो सी जो है वो सबसे चीप ट्रांसपोर्ट है, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो इस वजह से हमारे लिए तो मैरीटाइम इकॉनमी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्टली लिंक है। तो इस हिसाब से भी कि अगर हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी होगी तो हम जो है हमारी नेशनल इकॉनमी को भी थ्रेट नहीं होगा। सही।
तो मैम सर ये भी फरमा दीजिएगा कि खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनके मुकाबले में पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी इस वक्त कहाँ खड़ी देखती हैं आप? अगर हम लोग जिस तरह मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ शिप रिसाइकलिंग पे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो शिप रिसाइकलिंग जो है वो भी मैरीटाइम इंडस्ट्री का एक सेगमेंट है जी। तो अगर हम देखा जाए तो हम जो बांग्लादेश और इंडिया और बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो शिप रिसाइकलिंग में काम करती हैं वो पाकिस्तान से उन्होंने जो है हांगकांग कन्वेंशन एक आईएमओ की कन्वेंशन है उन्होंने उसको रेटिफाई कर लिया। अच्छा। जो इंसेंटिव्स मिलने थे वो उन्होंने ले लिए और पाकिस्तान जो है वो अभी तक जो है वो उसने जस्ट रेटिफाई किया है लेकिन अब उसे वो इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के हिसाब से भी हम लोग जो हैं अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल भी आए हुए थे आईएमओ के, तो उन्होंने भी इस बात को हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान को जो है वो मार्टपोल 6 एनेक्स 6 को जो है वो रेटिफाई करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर वो रेटिफाई करेगा तो तभी वो फुली बेनिफिट ले सकेगा। सही सही, ठीक है सबा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, इसी टॉपिक पे और भी बात करेंगे। काशिफ साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। पाकिस्तान में हम ब्लू इकॉनमी की बात कर रहे हैं, मैरी टाइम डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ब्लू इकॉनमी की तरक्की की राह में अभी भी बहुत सारी रुकावटें अगर हम ओपनली बात करें तो मौजूद हैं। कौन सी रुकावटें हैं, क्यों हैं ये काशिफ साहब? देखिए, पाकिस्तान को जब आप एक इकोनॉमिकली ऊपर लेके जाने की बात करेंगे तो फिर आपको हर एवेन्यू पे काम करना पड़ेगा और हर एवेन्यू पे जब आप काम करने की बात करेंगे तो फिर आपको ये देखना है कि किस किस जगह से हम कम लागत से ज़्यादा ट्रेड करके पैसा पाकिस्तान में ला सकते हैं। ब्लू इकॉनमी जो है मैं समझता हूँ ये एक निगलेक्टेड एरिया राइट ऑफ नाउ, क्यों अब इस पे उस तरीके से काम नहीं हुआ, उस तरीके से फोकस नहीं हुआ, उस तरीके से डिबेट नहीं हुई कि ब्लू इकॉनमी है क्या, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत थी, इस पे बात करने की जरूरत थी, इससे क्या बेनिफिट्स आएंगे। जिस तरीके से अभी सबा साहिबा ने कहा कि चीपेस्ट ट्रेड है थ्रू सी, अब हम इसमें ट्रेड को इजाफा करें, इससे बेहतर हम काम करें कि हम यहाँ से ज़्यादा ट्रेड कमाएं, पाकिस्तान में ज़रा मुबादला आए, ट्रेडिंग में इंक्रीज़ हो, इन स्पाइट ऑफ दिस कि हम दूसरे मीन्स की तरफ फोकस करें। अब हमारे पास इंडस्ट्री भी है, हमारे पास नेवी की सपोर्ट भी है, हमारे पास वजारत भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे सबा ने कहा कि जो शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है हमारी वो भी आहिस्ता आहिस्ता गोइंग टू डाई। हमने उसको नहीं फोकस किया, हमें उसको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम आज ब्लू इकॉनमी को फोकस कर लें, हम सी के ज़रिए ट्रेड को फोकस कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला भी बेहतर होगा, पाकिस्तान में लोगों के लिए ऑप्शन भी ज़्यादा बेहतर होंगे और रोज़गार के ऑप्शन भी खुलेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि ब्लू इकॉनमी के ऊपर तो सी इकॉनमी की आप खोल ही नहीं रहे ना। शिराज साहब मैं आप ही के पास आना चाह रही हूँ, मैं आप ही से पूछना चाह रही थी कि क्या वो ऑप्शंस हैं जो मौजूद हैं, जो काशिफ साहब कह रहे हैं कि जिन पर काम नहीं हो रहा है? काशिफ की बात बिल्कुल ठीक है, मगर बात यह है कि गवादर को पूरी तरह ऑपरेशन किए बगैर आप किस तरह ब्लू इकॉनमी से कमा सकते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा डीप सी पोर्ट है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग यहाँ से हो सकती है, आप उसको फंक्शनल करने के लिए तैयार ही नहीं है। जो बलोचिस्तान के जो इकोनॉमी की बात की, अगेन टूरिज्म की बात की, जो बलोचिस्तान के आपके साहिल हैं, अगर आप वहां पे वो टूरिज्म स्टार्ट करते हैं तो उससे बड़ी कौन सी हो सकती है। तो गवादर जब तक आप फंक्शन नहीं करेंगे, बलोचिस्तान में अमन नहीं लेके आएंगे, इकोनॉमी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, द मेजर फैक्टर इज क्लाइमेट एज वेल। आपकी सी इकोनॉमी लिंक है आपके क्लाइमेट के साथ भी, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे समंदर का हाल है उसमें हम बदतरीन होते जा रहे हैं क्योंकि हमारी कोई रिसाइकलिंग नहीं है। और फिश की उसकी बात की इन्होंने, रिसाइकलिंग की बात की, शिप्स की, तो देखें पाकिस्तान का जो मुझे एरिया नहीं याद आ रहा मगर दैट वाज रिनाउंड फॉर शिप ब्रेकिंग, और ये जो सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान में गडानी शिपयार्ड एलिमेंट भी खत्म हो गया। आपका शिप ब्रेकिंग का एलिमेंट भी पाकिस्तान में अब जहाज टूटने के लिए नहीं आते, आ ही नहीं रहे, वो काम भी खत्म हुआ है। तो आप ये देखें कि हम ब्लू इकोनॉमी पे रिलाई करें। ब्लू इकोनॉमी, हाँ, डिफेंस पे अगेन देयर इज नो क्वेश्चन मार्क ऑन दैट एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग इनटू दिस, बट द पॉइंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी रिगार्डिंग दिस, हाउ वी कैन गेट मोर एंड मोर मनी इन अ लीगल वे व्हिच इज द चीपेस्ट ऑप्शन, तो अनफॉर्चुनेटली उस तरह काम नहीं हो रहा। और लास्टली, जब तक हम गवादर को फंक्शन नहीं करेंगे तब तक नहीं करेंगे। और ये याद रखें कि जो साबका इमरान खान गवर्नमेंट के ऊपर एक एलिगेशन था वो इंटेंशनली गवादर पोर्ट पे काम स्लो करने का भी था, जिसपे एफआईए ने इंक्वायरी भी की। ठीक है, एफआईए ने इंक्वायरी भी की है, काम स्लो था, अभी काम की क्या सिचुएशन है? और पाकिस्तान में जब हम ब्लू इकॉनमी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी चैलेंजेस को किस तरह से इनको काबू किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें नसीम साहब मैं चाहूँगी कि आप अगर बयान फरमा दीजिए हमारे लिए। जी अस्मा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा क्योंकि मेरी ब्लू इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी स्टडी है। जी जी। जो
मेरी टाइम सिक्योरिटी की मुझे याद है कि मैं और काशिफ हम पाकिस्तान नेवी के साथ तुर्बत भी गए थे, गवादर। हमारी मेरी टाइम सिक्योरिटी जो नई डेवलप हुई है, बेहतरीन काम ये कर रही है। उनके काम के ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ब्लू इकॉनमी, जिस तरह उन्होंने शिप ब्रेकिंग की बात की, ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं। देखें, हम जिस तरह, मैं लंदन में रहता हूँ, यहाँ पे आप अगर चले जाते हैं टूरिज्म के लिए, तो यहाँ जितना हमारे बड़े बड़े पीसी होटल है या मैरियट होटल है, इतने इतने बड़े शिप्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो लंदन से निकलेगा, दूसरे दिन पेरिस रुकेगा, स्पेन रुकेगा, जहाँ पे भी रुकेगा, वहाँ पे देखिए टूरिस्ट उतरता है और वहाँ पैसे खर्च करता है, शाम को फिर शिप में वापस आ जाता है। हमारे पास सिंध से लेके सिंध से लेके बलूचिस्तान इतना लंबा साहिल है कि दुनिया में आपको इसमें कम से कम 15 मुल्क मिलेंगे जिनके पास ये छोटे छोटे साहिल है। हमारे पास इतने बड़े साहिल मौजूद है। हम टूरिज्म तो कर ही नहीं रहे। टूरिज्म से कितना पैसा आ सकता है ये तो इनको अंदाजा नहीं है। टूरिज्म की है ना आपने बात कर जी शराज सर क्या कह रहे हैं? टूरिज्म की है ना अभी आपने, तो आप बलूचिस्तान में टूरिज्म कैसे कर सकते हैं? जब तक अमन कायम नहीं होगा कैसे कर सकते हैं? नसीम साहब सही बात है। मेरी बात मुकम्मल होने दें। टूरिज्म चले आप बलूचिस्तान में नहीं, लेकिन आप कराची में तो कर सकते हैं, जहाँ जहाँ साहिल समंदर आपके कंट्रोल में और जहाँ पे पीसफुल है वहाँ कर सकते हैं। दूसरी बात ये आ जाती है कि अभी ट्रेड की बात हो रही थी। जब आप सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में कंटेनर से मुल्क को बंद कर देंगे, यानी कि जो कंटेनर दुनिया के कोने कोने में होने चाहिए थे उनसे आपने मुल्क बंद किया होता है। अगर एक कंटेनर ने आज निकलना है और आपने उसको रोक लिया है और वो कंटेनर एक हफ्ते बाद पाकिस्तान से निकलता है, तो आप तो डिलीवरी देने में डेट हो गई, तो आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टर है, फिर वही बात आ जाती है कि उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो आपको ऑर्डर्स ही नहीं देते कि हमें इस तारीख को हमारा कंटेनर निकलना था और पता चला कि वो उससे तो मोटरवे बंद किया हुआ है। तो ब्लू इकॉनमी तो इतनी बड़ी इकॉनमी है कि उससे तो आप पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार के आवाम को बहुत रिलीफ दे सकते हैं। बहुत बड़े मसाइल जो हैं वो हल किए जा सकते हैं ब्लू इकॉनमी में। इतना खाली कंटेनर खड़े किया करें या कंटेनर ही ना खड़े किया करें? अच्छा सबा साहिबा, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। पाकिस्तान नेवी का हम देखते हैं कि ब्लू इकॉनमी के अंदर जो है बड़ा अहम रोल है, बड़ा अहम किरदार है। मैं चाहूँगी कि ज़रा इसका किरदार को आप एलेबोरेट कीजिएगा मैं देखने वालों के लिए। जी, नीमा जो है वो अवेयरनेस, जिस तरह देखें यहाँ पर मैरीटाइम ब्लाइंडनेस का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा मैरीटाइम ब्लाइंडनेस है। नीमा जो इसमें जो रोल प्ले कर रहा है, जिस तरह हमने लास्ट डेज अभी मीडिया पर्सनल्स के लिए, मीडिया से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए हमने यहाँ पर एक इवेंट अरेंज कराया था कि जिसमें हम अवेयरनेस के लोगों को कि ब्लू इकॉनमी है क्या और इसका पोटेंशियल कितना है और पाकिस्तान इससे ह्यूज रेवेन्यू अर्न कर सकता है अगर इस पे काम करे तो। लेकिन वही बात है। और दूसरा, अगर मैं नीमा के बारे में बताऊं, क्योंकि जो है हम लोग एक मैरीटाइम थिंक टैंक हैं और हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं, तो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ वो हांगकांग कन्वेंशन का है। दैट इज़ बेसिकली द गैप एनालिसिस ऑफ, जो हांगकांग कन्वेंशन हमें कहता है कि साउंड एंड इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए शिप रिसाइकलिंग में। तो उस प्रोजेक्ट पे जब मैं काम कर रही हूँ तो हम लोग आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं कि हमारे क्या क्या गैप्स हैं और हमें कहाँ कहाँ अपने लीगल काम के ऊपर लीगल हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि जो है मार्पोल 6 जो है PNSC जो है वो कंप्लाई करता है, उसका एक 14 रेगुलेशन मार्पोल एनेक्स 6 का PNSC उससे कंप्लाई करता है, बट जो है हमें उसे रेटिफाई करने की ज़रूरत है ताकि जो है हम लोग अपनी शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को भी बेहतर कर सकें और जो है हम लोग यहाँ से ह्यूज रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं अगर हम लोग इसे बेहतर करें। बिल्कुल काशिफ साहब, सबा साहिबा और दीगर पैनलिस्ट हमारे जिस तरह से फरमा रहे थे कि अगर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ब्लू इकॉनमी पर ही तवज्जो दे दे, जो तवज्जो इसको रिक्वायर्ड है, तो हमें किसी के पास भी, IMF के पास नहीं, किसी और की जानिब देखना पड़ेगा। मुल्क खुद ब खुद तरक्की की राह पर गामसन हो जाएगा। इसी नोट पर आज के प्रोग्राम पर इख्तिताम करते हैं। तमाम पैनलिस्ट का, मेहमानों का शुक्रिया। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।